जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया हैं? सही कट रही है मतलब थोड़ा सही है ना? चलो, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉलिड स्टेट। तो ये आपको मालूम, पहले 12th क्लास में ये लास्ट में नहीं था, लास्ट ईयर ये निकाल दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से इस चैप्टर को ऐड कर दिया। और वो निकाला भी नहीं था एक्चुअली में, तो 11th क्लास में थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, CBSE वालों ने, लेकिन फिर दोबारा से ये आ गया हमारा सॉलिड स्टेट। चलिए देखिए, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने कि सॉलिड लिक्विड गैस यूनिवर्स को जो है उसके हिसाब से मैटर की कितनी स्टेट होती हैं फिजिकल के बेसिस पे 3, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन वहाँ पे हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे इसके, जैसे आपने देखा होगा कि रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर अब इंडिविजुअल देखेंगे सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में जैसे मान लीजिए अगर 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, दे आर फ्री टू मूव ईच अदर। अगर उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक कहीं घूम रहा है, एक कहीं घूम रहा है, तो इस तरीके के इंटरेक्शन को हम लोग कौन सी स्टेट बोलते हैं? गैसियस स्टेट, है ना। अब मान लीजिए 2 एटम के बीच में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक पास आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको लूजली पैक्ड बोलते हैं। तो लूजली पैक्ड बोलते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस तो नहीं होते हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू फ्री टू मूवमेंट, तो उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी कंट्रोल कर दी जाती है, सीज कर दी जाती है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं? लिक्विड स्टेट। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने क्लोज्ड आ जाते हैं कि उनके बीच में मूवमेंट होना पॉसिबल ही नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, समझ लो ना, वो केवल ऑसिलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो दैट विल बी नोन एज द सॉलिड स्टेट। तो देखो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है डिस्कशन तो, लेकिन बहुत ज़्यादा कराएंगे तो आपको ही थोड़ा देर बाद ऐसा लगने लगेगा कि सर तो मेन टॉपिक से कहीं दूसरी जगह चले जा रहे हैं। नहीं, मैं मेन टॉपिक पे ही रहूँगा, तो आते हैं फिर दोबारा लौट के कि व्हाट डू विद द सॉलिड स्टेट, है ना। तो सॉलिड स्टेट के देखिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको पहले हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 अपोजिंग कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक को तो हम लोग थर्मल एनर्जी बोल रहे होते हैं, एक को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 2 अपोजिट फोर्सेस हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके लिए ज़्यादा होते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी की बात करें तो गैसियस स्टेट के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 इज दे हैव फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप। ध्यान रखिएगा, कुछ डेफिनेशन समझ में आई। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। देखिए जो सॉलिड होंगे उनका फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स शेप होगी। दूसरा, दे आर हार्ड एंड रिजिड। अब देखिए होता क्या है कि इनके बीच में इतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा जिसकी वजह से ये हार्ड होंगे काफ़ी और रिजिड होंगे, है ना। जैसे थर्ड वाला एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे सॉलिड के बीच में, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, या इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ
वो सॉल्ट हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, दबाने की, देखो ये सॉलिड है, इसको मैं अगर दबाऊंगा तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। एक चीज का और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इन कंप्रेसेबल लिखा हुआ है, तो इनकंप्रेसेबल का मतलब भी है कि ये कंप्रेस ना हो, दबाए ना जा सके, ठीक है ना। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट तो नहीं कर सकते किसी भी तरीके के, है ना, लेकिन ऑसिलेट कर सकते हैं, इनमें वाइब्रेशन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। दे डू नॉट मूव टू ईच अदर या दे डू नॉट फ्री टू ईच अदर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने ज़्यादा लगते हैं कि ये जो है मूवमेंट नहीं कर सकते। इनकी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो सीज हो जाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड होंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें, तो सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं बताओ। सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे वाले को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। ध्यान रखिएगा एमोर्फस को स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, स्यूडो या फिर क्या बोलते हैं इसको, सुपरक्यूल्ड लिक्विड या सुपरक्यूल्ड लिक्विड थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, पॉलीमर्स में आ जाता है, लेकिन इसको अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एमोर्फस को सुपरक्यूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहां मैं सॉलिड लिख देता हूं 2 तरीके का सॉलिड, है ना। अब ध्यान रखिएगा स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब देखिए पहली वाली बात तो ये आती है कि व्हाट डू वी द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई। सॉलिड स्टेट मीन्स क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड? देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 इज द एमोर्फस, और एमोर्फस का एक और नाम होता है स्यूडो। अब बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, तो यू कैन से ऑर्डरली और रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स to form a crystals that is called the crystalline solid। एक मैनर, सिस्टमेटिकली मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। अगर मान लीजिए डिसऑर्डर वे में अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होते हैं, डिसऑर्डरली होते हैं, या इरेगुलरली टाइप के होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड। तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डरली और रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इरेगुलरली और डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ रहे हो?
देखो ध्यान दो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में रेगुलर वे में अरेंज होंगे तो उसको हम लोग कौन सा बोलने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब डिसऑर्डरली और इरेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की इसकी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए लैब में ले जा करके कि आप आइस को बताइए कि ये क्रिस्टलाइन में जाएगी या फिर एमॉर्फस में जाएगी, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा या तो किसी चीज़ को मेल्ट करेंगे। मान लीजिए NaCl है, NaCl आपको दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए इसको लैब में ले जाके चेक करो ये क्रिस्टलाइन है एमॉर्फस है, तो आप क्या करेंगे, उसको मेल्ट करना शुरू कर देंगे। जब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ, इसको दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि अगर हमारे पास आइस है, आइस हमने यहाँ रख दी, अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगी। ड्यूरिंग मेल्टिंग, जिस समय ये मेल्ट हो रही है, ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो यू कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दे डू नॉट हैविंग, ठीक है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑर्डरली और रेगुलरली अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, तो ये इस तरीके से है, मान लीजिए, ठीक है, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, जैसे ये कुछ टाइम के लिए तो ऑर्डरली होंगे, फिर क्या है, ये डिसऑर्डरली वे में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनके केस में क्या कहेंगे, इनके केस में ये कहेंगे कि दे आर, है ना, हाई रेंज यानी लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज भी बोलते हैं क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे ना ये आगे तक अरेंजमेंट रहेंगे, तो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अब मान लीजिए इनका जो पैकिंग है वो कुछ देर तक तो हम सही चले, उसके बाद फिर ये इधर उधर जाना शुरू हो गए, यानी कि टेम्परेचर पर मेल्टिंग होना शुरू हो गया, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग जो क्रिस्टलाइन को बोलेंगे, इसका पॉइंट आप लोग ये भी बोल सकते हो, दे आर लॉन्ग रेंज सॉलिड, है ना, या अरेंजमेंट, दे हैविंग लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, ये कुछ टाइम तक गए, फिर उसके बाद इनकी जो रेंज थी वो कम हो गई, तो इसका जो अरेंजमेंट है हम लोग क्या बोलने वाले हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, है ना, अरेंजमेंट, यानी कि लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो देखिए ये क्या है कि रेगुलर शेप ज्योमेट्री बनाता है, जबकि ये कैसा बनाता है, इरेगुलर पैटर्न फॉलो करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक और एक होती है आइसोट्रॉपिक। अब ये होती क्या है, पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये ऐसे पैटर्न है, तो ये सेम है, इधर की बॉन्ड लेंथ इधर की बॉन्ड लेंथ ये सेम, ये अलग अलग है, सॉरी सेम तो नहीं होगी, इसकी अलग होगी क्योंकि ये अलग होगा ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये दो रखे हुए हैं एटम, तो इसकी कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल में जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो all the physical properties are different in different direction, that is known as the anisotropic properties। अब यहाँ पे अगर हम बात करें all the physical properties
are same in say all direction, all the physical properties are same in all direction, that is known as the isotropic. और आप लोग जानते ही हो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि सेम होना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। अब एक आध बच्चा सोचेगा मुझे समझ में नहीं आया, इसको जरा आप ऐसे समझिए। मान लीजिए हम डायमंड को काटना चाहें तो, या शुगर के क्रिस्टल्स को हम काटना चाहें तो क्या चारों तरफ से एक जैसा काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते। डायमंड को हम चारों तरफ से एक जैसा काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जब नहीं काट सकते तो उसके केस में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे तो ऑल डायरेक्शन से सेम नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया आपको, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे लिख लेते हैं इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए बताओ इसके, NaCl, ठीक है, डायमंड, क्वार्ट्ज, ETC। अब एक आध बच्चा कहेगा सर क्वार्ट्ज, देखो क्वार्ट्ज गिलास बोल रखा है तो इसमें ले जाएंगे, एमोर्फस होगा, और अगर केवल क्वार्ट्ज बोल रखा है तो क्रिस्टलाइन होगा। अब इसके एग्जांपल देखें, देखो प्लास्टिक, रबर, ठीक है, गिलास, एसेट्रा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आजकल वो सुपर कूल्ड लिक्विड चल रहा है तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि देखिए जैसे ये चेयर है ना, चेयर को भी क्या है, इसका जो मटेरियल बनाया गया होगा बहुत ही ठंडा करके उसके पार्टिकल्स को आपस में क्लोज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये वाली चीज़ें थी। तो हमने क्या देखा, देखिए सॉलिड हो गया हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गया। अब देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर वी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, लेकिन एमोर्फस का कोई भी टाइप नहीं होगा, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कई बार हम इसको 5 टाइप्स भी कंसीडर कर लेते हैं कुछ बुक्स में, जैसे कि एटॉमिक सॉलिड को अलग रख दिया है, लेकिन अगर हम बात करें NCERT पे तो 4 टाइप्स की होगी। एक बार नोट करिए, देखिए नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए नंबर 1 हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा और कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो अगर आप तीनों को ध्यान रखोगे तो ये आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स के कई नेचर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, बट मॉलिक्यूल्स के कई नेचर हैं, लाइक एज द, हम क्या जानते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जब 2 एटम सेम होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, लाइक दिस, है ना। इनमें जो फोर्स लगने वाला है वो ध्यान रखिएगा लंडन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, और लंदन डिस्पर्सन फोर्स का ही दूसरा नाम होता है जिसको हम वांडरवाल फोर्स इसके नाम से जानते हैं, ठीक है, वांडरवाल फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो हमारे पास कुछ जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, एक हो गए नॉन पोलर सॉलिड, है ना। अब एक होते हैं हमारे पास पोलर,
पोलर का मतलब होता है कि इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, SO2 हो गया, ये सारे के सारे पोलर हैं। तो इसमें अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स में भी एक आप लोग जानते हो वॉन डर वाल फोर्स, इसका दूसरा नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें जो होगा वो वॉन डर वाल का दूसरा पार्ट होगा जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो जहाँ पर फॉन होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, फॉन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है, तो उस तरीके का जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक एज द अगर हम बात करें HF की तो ये इसमें कंसिडर किया जाएगा, H2O मतलब आइस वगैरह सारा इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मॉलिकुलर सॉलिड को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, जितना ज़्यादा किसी का मॉलिकुलर वेट होगा, मॉलिकुलर वेट बढ़ने पे वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से किसी का ले लीजिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए वॉन डर वाल फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, तो इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, नॉन पोलर की बात चल रही है। अब मान लीजिए इसमें निकाला जाए तो आप मॉलिकुलर फोर्स वेट देख लीजिएगा, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उसका वॉन डर वाल फोर्सेस उसमें उतने ही ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आयोनिक सॉलिड। देखिए आयोनिक सॉलिड की बात करें तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी द आयंस। इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयोनिक फोर्स बोलते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए NaCl, CaF2, ठीक है, और MgCl2 एसेट्रा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर थर्ड वाले की, इसमें हमारा मेटेलिक सॉलिड। ध्यान रखिएगा मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स ही होते हैं, इनमें जो फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग मेटेलिक फोर्स ही बोलते हैं। अब ये मेटेलिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नेल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम मेटेलिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कोर इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना हो गया यहाँ पे 2, 8 एंड 3, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर रहेंगे, अंदर रहेंगे, बाकी के ये जो एटम्स आप देख रहे हो ये एटम्स इसके पास रहेंगे। इसको हम डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसके सराउंड करेंगे सारे के सारे, तो इसको डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन या क्या होता है एक शी बनता जाता है। और इसको जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा समझ लीजिए, एक सोडियम है, सोडियम में से हमने निकाल दिया, इसका कितना होता है 281, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है ना, कोर इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। अब सोडियम मेटल से चारों तरफ इसके सराउंड कर गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल्स, दैट इज कॉल्ड द कर्नेल्स। तो चारों तरफ से ही कट जाएंगे, है ना। और इसको जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक फोर्स। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें कि ये सोडियम और एल्युमिनियम में से कौन ज़्यादा हार्ड होगा, तो आपको क्या देखना है, इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देखना है। जितना ज़्यादा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा वो बॉन्ड अच्छा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और वो मेटेलिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, निकल, ठीक है, प्लेटिनम एसेट्रा। तो इस टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड। एक हमारे पास है फोर्थ वाला
जिसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड की एक खास बात है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दैट इज कॉल्ड द एटम्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग ही लगेगा। अब हम बात करें कोवलेंट की, तो कोवलेंट में क्या है, शेयरिंग वाला आता है ना, एक दूसरे में शेयरिंग करते जाते हैं। तो जनरली इस तरीके के जो सॉलिड बनाएंगे, ऐसी किस में टेंडेंसी है, कौन से एलिमेंट में टेंडेंसी है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो जनरली कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो गए, इसमें जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग लगता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के जितने एग्जाम्पल्स हैं, जनरली बता रहा हूँ, सारे नहीं, जैसे इसको क्या बोलते हैं बताओ, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसी में आएगा, ठीक है, डायमंड, कार्बन के जितने पर भी हैं, ग्रेफाइट है ना, SiO2, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कैसे बनाता जाता है, और ये काफ़ी हार्ड होता है, एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाता जाता है, ठीक है। डायमंड की बात चल रही है, ये टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज नोन एज द कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ये थे, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन सॉलिड के टाइप्स, क्रिस्टलाइन होता है, एक कौन सा होता है, एमॉर्फस, देन हमने किया है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बताओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।